हाइब्रिडाइजेशन का वो फिगर उगर 3D वाला फिगर भेजे थे, सब लोग देखे थे आप लोग? ठीक है, देखिए तो पहले हाइब्रिडाइजेशन का टाइप बता देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखिए इधर थोड़ा सा पहला जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको स्पी हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? स्पी। स्पी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि एस एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे किसी एटम के, और साथ में कौन सा होगा? पी एक्स, पी बाई, पी जेड, तीनों में से कोई भी एक। ये कहना मुश्किल है कि पी एक्स है कि पी बाई है कि पी जेड है। दोनों का क्या होगा? इंटरमिक्सिंग होगा। इंटरमिक्सिंग मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, यही बताए थे ना, यही है इंटरमिक्सिंग। दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हैं। इंटरमिक्सिंग के बाद क्या होगा? तो इंटरमिक्सिंग के बाद क्या होगा? जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो फिर क्या बनता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहां से क्या बनेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं? 2। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितना बनेगा? 2। बीच में न्यूक्लियस है, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बोलेंगे sp, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बोलेंगे? sp। मतलब ये ऑर्बिटल sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। तो हम बोले कि इसमें जो साइन है जो फेज को रिप्रेजेंट करता है वो आप अपने से भर सकते हैं, प्लस माइनस साइन, वो कोई इशू नहीं है। ठीक, जल्दी। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, तो ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक ही न्यूक्लियस के अराउंड में अरेंजमेंट क्या होगा? तो यही अरेंजमेंट फिर फाइनली किस में जाएगा? मॉलिक्यूलर शेप में। तो इसका जो अरेंजमेंट होगा वो लीनियर होगा। कितना होगा? लीनियर, जिसमें कि 2 जो लोब है बड़े वाले, ठीक है ना, ये दोनों लोब एक दूसरे के कितना डिग्री पर रहेंगे? 180 डिग्री पर। तो इधर देखिए न्यूक्लियस हो गया, ये बड़ा लोब और ये छोटा लोब, फिर ये छोटा लोब और ये कौन सा? बड़ा लोब। ये भी कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp। ये भी कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp। बीच में कौन सा है? न्यूक्लियस। ये पास कर रहा है इसका बॉन्ड एक्सिस, दोनों के बीच एंगल कितना रहेगा? 180 डिग्री। समझ में आया? मतलब एक ही एटम में तो न्यूक्लियस भी एक होगा, न्यूक्लियस एक होगा, और एक ही न्यूक्लियस में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को आपको दिखाना है, तो कितना डिग्री पर दिखाएंगे? 180 डिग्री पर। क्यों दिखाएंगे 180 डिग्री पर? क्योंकि लोब के बीच रिपल्सन क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। लोब के बीच रिपल्सन क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम रिपल्सन कब होगा? जब दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पर रहेगा तब। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक है, दूसरा आइए। दूसरा जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो आपको कौन सा है? sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और 2 कितना रहेगा? p एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब ऐसे हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ, ऐसे हो गया, प्लस कौन सा? मान लीजिए कि px हुआ, साथ में कौन सा हुआ? py हुआ। px हुआ, साथ में कौन सा हुआ? py। और ये कौन सा? s। आप इसमें p बाई पी जेड ले सकते हैं, px पी जेड ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। अब इसका इंटरमिक्सिंग कराइए, तो एक न्यूक्लियस के अबाउट में सबको लिखना पड़ेगा जो जो इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। लिख लिए? ये इंटरमिक्सिंग है। इंटरमिक्सिंग के बाद क्या बनता है? हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। कितना बनेगा? तो पार्टिसिपेट कितना किया है? 1 2 3, तो बनेगा भी कितना? 3। तो एक हो गया बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, फिर ये देखिए बड़ा लोब और इधर कौन सा? छोटा लोब। ये 3 बन गए। इस तीनों का अरेंजमेंट स्पेस में होगा। तो बताइए कि एक ही न्यूक्लियस के अबाउट में इसका अरेंजमेंट करेंगे तो कितना डिग्री पर रखेंगे? रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए कितना डिग्री पर होना चाहिए? 109 डिग्री। 3 ही है ना? 3 है तो 120 डिग्री पर। हाँ तो 120 डिग्री पर रखेंगे। तो आप ऐसे देखिए, बड़ा लोब, इसका छोटा लोब अपोजिट में, ठीक है, फिर ये बड़ा लोब, इसका छोटा लोब यहाँ पर अपोजिट में, ये बड़ा लोब, इसका छोटा लोब यहाँ पर अपोजिट में। ठीक है,
इसमें देखिएगा ये वाला और ये वाला जो रहेगा तो इसको पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल, और ये कितना डिग्री पर रहेगा 120 डिग्री। या फिर आप इधर से मेजर करेंगे, ऐसे यहाँ से मेजर करेंगे तो ये भी कितना रहेगा 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बोलेंगे sp2, इसका भी क्या बोलेंगे sp2, इसका भी क्या बोलेंगे sp2। बोले कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट में आ जाए एक बार फिर से कि इसमें जो साइन है मतलब प्लस रखें कि माइनस, ये रिवर्सिबल है, मतलब इसको भी प्लस मान सकते हैं, इसको भी प्लस मान सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप ये जो इंटरमिक्सिंग में कौन सा लो पार्टिसिपेट कर रहा है। चलिए मिटा देना इसको, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। अगला देखिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है या फिर रियल होता है। हाइब्रिडाइजेशन हाइपोथेटिकल होता है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं किया जा सकता। तीसरा नंबर देखिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होगा s होगा प्लस px होगा प्लस py होगा प्लस कौन सा pz। देखिए ना इसमें 3 p है, तो p में p सब सेल में 3 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं px py pz। इस तीनों का एनर्जी सेम है, ठीक है ना, इस तीनों का एनर्जी सेम है और इसका एनर्जी क्या है इस तीनों से अलग है ना। p का एनर्जी ज्यादा होता है s से, p ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होता है s से ज्यादा होता है, तो इसका एनर्जी ज्यादा है और इसका एनर्जी कम है। अपना अपना एनर्जी सब क्या करेगा रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। कहानी पूरा समझा चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। फिगर भी बना दें कि सीधा लिख दें इंटरमिक्सिंग, यहाँ लिख दें कितना फिगर बन पाइएगा। इंटरमिक्सिंग लिख दे रहे हैं, इंटरमिक्सिंग के बाद क्या होगा, इंटरमिक्सिंग के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। कितना बनेगा, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्योर, तो प्योर पार्टिसिपेट कर रहे हैं 4, तो बनेगा भी कितना 4। तो ये रह गया आपको बड़ा लोब छोटा लोब। फिर देखिए बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, ये बड़ा लोब और ये छोटा लोब। अब बताइए एक न्यूक्लियस के अबाउट में, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसका क्या बोलेंगे कि ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी कौन सा sp3, चारों के चारों sp3 हाइब्रिडाइज रहेंगे। ठीक है, एक न्यूक्लियस है, क्योंकि ये इंट्राएटॉमिक प्रोसेस है तो एक एटम के अंदर में होने वाला चीज है, तो इस चारों को एक न्यूक्लियस के अबाउट में अरेंज करेंगे तो 3 डायमेंशनली कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो कल हम सिखाए थे कि 3 डायमेंशनल अरेंज कर सकते हैं इसको टेट्राहेड्रल मैनर में। कितना टेट्राहेड्रल मैनर में बताए थे कल, आज फिर से देख लीजिए, हम लोग को यही सब तो अब आगे सीखना है। इसमें हम बताए थे कि ये जो आपको दिख रहा है ये वाला लोब, इसको आपको पीछे मानना है बोर्ड के पीछे, और ये दोनों के लोब क्या रहेगा बोर्ड के आगे। या तो आप इसको बोर्ड के आगे मानिएगा तो ये दोनों बोर्ड के किधर चला जाएगा पीछे, और ये किस पर रहेगा ऑन द बोर्ड। समझ में आया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मतलब ये कौन सा ऑर्बिटल है, तो बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। पूछेगा कि सर इसका छोटा वाला लोब किधर गया, तो छोटा वाला लोब 3 डायमेंशनली कैसे दिखाएं, इसके समझ रहे ना, ऐसे ऐसे रहेगा ना, आगे पीछे सब है तो छोटा वाला लोब नहीं दिखा सकते इसमें। ठीक, तो आपको अंडरस्टूड मतलब समझ में आना चाहिए कि ये क्या खींच रहे हैं। छोटा वाला लोब नहीं दिखेगा, रियल में होता है एक ही लोब नहीं रहता है, बाई लोब रहता है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी कौन सा sp3, ये भी कौन सा sp3, ये भी कौन सा sp3। अब आप ये बताइए कि न्यूक्लियस के अबाउट में जो इसका अरेंजमेंट किए हैं तो उसके बीच का एंगल बताइए कितना डिग्री है। ये एंगल कल सिखाए थे ना कि किसी भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में, इस पर्टिकुलर केस में किसी भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का जो एंगल होगा वो कितना रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट। समझ में आया, 109 डिग्री 28 मिनट। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से। जल्दी नोट कीजिए। अरे रिकॉर्डिंग चालू नहीं किए हैं, भगवान सत्यानाश हो गया, गड़बड़ा गया ना। अच्छा मोबाइल में हो रहा है, अभी शुरू कर ले। कोई बोला भी नहीं सर रिकॉर्डिंग चालू कर लीजिए।
समझ में आया सबको ये क्या किए हैं? ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के बाद जो प्रोड्यूस हुआ हाइब्रिड ऑर्बिटल वो है, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का न्यूक्लियस, चूंकि एक एटम के, हम बार बार कह रहे हैं कि एक एटम के अंदर ही हो रहा है, तो एक न्यूक्लियस के अराउंड में अरेंजमेंट दिखाना पड़ेगा। तो टेट्राहेड्रल, कौन सा अरेंजमेंट है ये? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। इससे पहले कौन सा था? 3 वाला ट्रायगोनल प्लेनर था। इससे पहले क्या था? 2 वाला लीनियर। कैसा था? लीनियर। चलिए अगला ये नेक्स्ट में देखिए इधर, ये कितना नंबर आएगा? sp3d आइए, sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा 1 मिनट रुकिए, देखिए ये जो आप अभी sp3 लिखे थे ना, sp3, इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए थे? हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए थे? 4। तो sp3 हो सकता है, या फिर एक हाइब्रिडाइजेशन 4 ऑर्बिटल का एक और हो सकता है, जिसमें 4 ऑर्बिटल आपस में क्या हो रहे हैं? इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो एक हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और हो सकता है, वो है आपको dsp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट? dsp2। नहीं समझे? देखिए हम बोले कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो स्टेट है sp3, तो इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं? तो 4 किए हैं, एक s का और 3 p का। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में एक s करे, 2 p करे और एक कौन सा? d इन्वॉल्व हो। ये जो d लिखा हुआ है वो d मतलब इनर सेल का d। ये कौन सा d? जैसे s है मान लीजिए 4th ऑर्बिट का, p है भी आपको 4th ऑर्बिट का, तो d कौन सा होगा? 3rd ऑर्बिट का। नहीं समझे? ये इसमें जो है ना, देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कोरिस्पोंडिंग जो ज्योमेट्री होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल। और dsp2 के कोरिस्पोंडिंग जो ज्योमेट्री होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर। कौन सा ज्योमेट्री होता है? स्क्वायर प्लेनर। इस d के बारे में 2 बात लिखेंगे। कितना बात लिखेंगे? 2 बात। पहला बात क्या है? पहला बात तो ये कि ये इनर d ऑर्बिटल है। कौन सा है ये? इनर d ऑर्बिटल। पहला बात लिख दिए, ठीक। और दूसरा बात इसमें ये लिखेंगे कि ये जो d है वो d में तो 5 होते हैं ना। d में कितने होते हैं जी? 5 होता है। dx y होता है, dy z होता है, dx z होता है, ये सब जान रहे हैं ना आप लोग। dz स्क्वायर होता है, dx स्क्वायर y स्क्वायर होता है, जान रहे हैं ना। तब ये 5 में से कौन सा d इन्वॉल्व हुआ है? मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में गया है 5 में से कौन है? कोई भी हो सकता है या फिर कोई स्पेसिफिक है ये 5 में से? बताइए तो। नहीं पता? चलिए हम बता देते हैं, स्पेसिफिक है ये। यदि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट dsp2 है तो उस केस में जो d इन्वॉल्व हुआ है वो मस्ट बी कौन सा होगा? dx स्क्वायर y स्क्वायर, यही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है। अब आप बोलिएगा कि सर ये मतलब क्यों हुआ, ये मतलब समझ में नहीं आया। कैसे हम जानेंगे कि dx y होगा, सॉरी dx स्क्वायर y स्क्वायर होगा, dy z नहीं होगा? ये सब बात हम कैसे जानेंगे? बोलिए, या फिर जानते हैं आप लोग ये बात? इनर डी ऑर्बिटल का मतलब समझे? इनर डी ऑर्बिटल का मतलब हुआ कि s और p जिस ऑर्बिट से बिलोंग करेगा, जिस ऑर्बिट का, जिस सेल का s और p होगा, उससे पहले वाले सेल का कौन रहेगा? d रहेगा। तो d मिनिमम कहां से शुरू होता है? तो d मिनिमम शुरू होता है 3 से। 3d होता है ना, 2d होता है क्या? 2d सबसेल एग्जिस्ट करता है? नहीं। तो एग्जिस्ट कौन सा करता है? 3d सबसेल। तो ये 3d है, तो बताइए s के लिए ये कौन सा ऑर्बिट का s होना चाहिए? 4th का, यानी 4s और 4p होगा। और d कौन सा होगा? 3d होगा। ये आपको जो है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 में जो चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ना है, उसमें हम बताएंगे, ठीक। या फिर जब हाइब्रिडाइजेशन और शेप आप अच्छे से जान जाएंगे तो फिर हम इस पे और डिटेल में आएंगे। फिलहाल आप इसको याद करके रखिएगा कि dx स्क्वायर y स्क्वायर होता है, ठीक है। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बताइए d जो है वो कौन सा d है? dz स्क्वायर है, dx स्क्वायर y स्क्वायर है कि dx y है? तो आप क्या रखेंगे? dx स्क्वायर y स्क्वायर। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है।
ये बात मेडिकल वालों के लिए, जेई वालों, जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं। मिटा दे इसको। बोलिए ना, मिटा दें। यस ठीक है, ये आपका भी याद रखना है। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको डिटेल में बताएंगे, या फिर इसी चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में ही आपको समझाए। क्वेश्चन जब आएगा तो हम आपको बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। ठीक, अभी बताएंगे तो पूरा क्लास से खा जाइएगा आपको, इसलिए अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे। अगला जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, जैसे मान लिया जाए कि हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में यदि 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp होगा। 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया तो कौन सा होगा? sp2 होगा। हम ये इन जनरल बता रहे हैं। 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया तो 2 केस हो सकता है, या तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होगा या तो dsp2 होगा। ये dsp2 मोस्टली जो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग में जो आप पढ़ रहे हैं फिलहाल वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है, तो आप dsp2 के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, ये रेयर एग्जांपल होगा। अब यदि है कि 5, यदि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जो है ना 5 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? sp3d कहलाएगा या dsp3 कहलाएगा। नहीं समझे? अगला जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो कौन सा होगा? sp3d या dsp3। इस दोनों में कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पर डी के बारे में एक ही बात है कि ये जो डी है इनर सेल का है और ये जो डी है वो आउटर सेल का है। लिख देते हैं, ये जो डी है वो किसका है? आउटर सेल का, और ये जो डी यहाँ पर दिख रहा है वो किसका है? इनर सेल का है। ठीक, ये वाला फिर से किस में आएगा? तो फिर से हम बोले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका एग्जांपल फ्रीक्वेंटली आता है, और ये आपको किस में आएगा? सब में आता है। ठीक, इनऑर्गेनिक हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी इनऑर्गेनिक ही है, लेकिन वो स्पेशल टाइप का कंपाउंड है। ठीक है ना, उसका क्लास ऑफ कंपाउंड ही अलग है, और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग मिक्स वे में पढ़ रहे हैं। ठीक, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट जो कंपाउंड बनाते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो sp3d में अब यहाँ पर है कि ये जो d है वो कौन सा d है, और यहाँ पर जो d दिख रहा है वो कौन सा d है। तो एक तो बोले कि इनर सेल का d है, दूसरा बोले कि ये जो है आउटर सेल का d है। इनर सेल का d होगा ना तो s और p से पहले लिखेंगे, और आउटर सेल का d होगा तो s और p के बाद लिखेंगे। समझ में आया ये बात? बोलिए, बात समझ में आया? कोई कुछ बोलवे नहीं करते हैं, ऐसे हम ऐसे थोड़ी अपने से बोलते रहे। आ गया समझ में? ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पर है कि ये जो d है वो कौन सा d है। तो यहाँ पर जो d है वो आपको d है, कौन वाला d होगा? बोलिए, यहाँ पर जो d है वो dz स्क्वायर है। यहाँ पर जो d है वो कौन सा है? dz स्क्वायर है, dx स्क्वायर y स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर जो dz है, सॉरी d है वो कौन सा है? dz स्क्वायर। अब आप फिर से पूछिएगा कि सर आपको ये कैसे बात पता है कि ये dz स्क्वायर होगा कि dxy होगा कि dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये सब आप कैसे बोल दे रहे हैं? क्या मेमोरी बेस्ड है? नहीं, एक्चुअली शेप जो होता है ना उसके आधार पर हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा आपको देखिए इसमें हम बताते हैं, तो वो वाला केस भी क्लियर हो जाएगा। dsp2 वाला सुनिएगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जिस मॉलिक्यूल में किसी एटम का होता है तो उसका जो ज्योमेट्री होता है, कौन सा? ज्योमेट्री। उसका जो ज्योमेट्री होता है मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्पेस में, न्यूक्लियस के अराउंड स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है वो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसा होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब बोलेगा ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्या होता है? तो देखिए क्या होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मान लीजिए कि एक सेंटर है, यहाँ पर एक सेंटर, एक पॉइंट ले लिए, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाइए आप। देखिए ऐसे बना लिए, बोले ना, बोले सर ये ट्राइंगल कहाँ बना? तो लाइन 3 को खींच दिए हैं। 3 लाइन को कितना डिग्री पर रखे हैं? 120, 120 और कितना डिग्री पर? 120। इस लाइन को आप मिलाइए, ऐसे मिला दिए, देखिए तो ट्राइंगल बन रहा है क्या? ट्राइंगल बना। अब जो ट्राइंगल है मतलब ये ट्राइंगल क्या कैसा होता है? प्लेन पर ना। जो ट्राइंगल है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल नहीं है। ट्राइंगल क्या है?
प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो एक प्लेन पर होगा, तो मान लीजिए बोर्ड के प्लेन पर है, बोर्ड मतलब ऐसे ऐसे प्लेन पर है। तो अब आगे जो है ना 2 बॉन्ड और इसमें लिखेंगे, ये यहाँ पर जो है ना केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से जो आप लाइन ये खींच रहे हैं वो क्या है, बॉन्ड है, और जो डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं वो ये बता रहा है कि ये स्ट्रक्चर ये कौन सा जस्टिफाई कर रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए डॉटेड लाइन से हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। ये बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड यहाँ और यहाँ के बीच, यहाँ पर जो एटम होगा और यहाँ पर जो एटम होगा दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, हम आपको सिंपली बता रहे हैं, ज्योमेट्री के बारे में, अभी बॉन्ड के बारे में मत जानिए। आप ये समझिए कि यदि हमको ट्रायगोनल बाय पिरामिडल बोलेगा तो कैसे खींचेंगे, तो आप ऐसे खींचेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे एक प्लेन पर, आप फिर इसके ऊपर रखेंगे, फिर इसके नीचे रखेंगे। दिस ये जो ज्योमेट्री है वो कहलाता है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। कैसा कहलाता है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। नहीं समझ में आया, नहीं आया, आ गया। अच्छा सुनिएगा, इसमें आप बोले अगर सर आप ये बताइए कि इस ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में डीजेड स्क्वायर आप कैसे लाए, आप बताइए तो कि यदि हम ये जो इसको आप ऐसे समझ, जैसे हम हाथ रखे हुए हैं ना, ऐसे ऐसे नहीं, इस प्लेन बोर्ड के प्लेन पर नहीं, ऐसे ऐसे करके रखेंगे तो देखिएगा, तो ये जो लाइन है ये ऐसे ऊपर और ऐसे करके नीचे दिखेगा, ऊपर और नीचे दिखेगा। तो इस ट्राइंगल जो है उसको ऐसे करके, इसको ऐसे करके ऐसे रखिए, ऐसे रख लिए, और उसके बाद जब ऐसे रखिएगा तो ये वाला जो लाइन ऊपर और नीचे वो कैसे आएगा, बिल्कुल ऐसे और ऐसे। ठीक है, ऊपर और एक नीचे। तो आप ये जो ऊपर देख रहे हैं वो किधर की तरफ जा रहा है, जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, ऐसे बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है। बोले ना, ये वाला जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है कि एक्स और वाई की तरफ जा रहा है, जेड की तरफ जा रहा है ना। यदि आप इसको जो प्लेन है, इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन मानेंगे, एक्स और यहाँ पर वाई, तो बताइए कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला और ये वाला किस एक्सिस की तरफ जा रहा है, जेड एक्सिस की तरफ। तो अब बताइए कि ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जिसका ओरिएंटेशन डी का, ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जिसका ओरिएंटेशन अलोंग जेड एक्सिस होता है, तो एकलौता है ना डी जेड स्क्वायर। कौन सा है, डी जेड स्क्वायर, यही ना है। यदि कहीं पर भी ज्योमेट्री में आपको दिखे कि जेड एक्सिस की तरफ कोई भी बॉन्ड बन रहा है या कोई भी एटम जा रहा है, तो आप समझिएगा कि डी जेड स्क्वायर ही इन्वॉल्व होगा। और ये समझिएगा कि यदि कोई प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है, डी इन्वॉल्व हो रहा है और उसमें प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उस केस में मोस्टली डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ही इन्वॉल्व होगा। कौन होगा, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ही इन्वॉल्व होगा। तो प्लेनर वाले स्ट्रक्चर में किसको रखेंगे, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को, और ये नॉन प्लेनर मतलब कि जेड एक्सिस की तरफ लगे कि एटम जो है ना शिफ्ट कर रहा है, ऐसा अरेंजमेंट है, तो उस केस में कौन सा रखेंगे, डी जेड स्क्वायर रखेंगे। इतना याद रह जाएगा, बोलिए इतना याद रह जाएगा। बोले ना, भगवान ये याद रह जाएगा, ये तो बताइए, कोई बोलवे नहीं करता है। कोई डाउट है तो पूछिए, इसमें क्या दिक्कत है। जैसे ये वाला डी जो देख रहे हैं और ये वाला जो डी देख रहे हैं, ये दोनों डी देख रहे हैं ना, इस दोनों ही डी में डी जेड स्क्वायर ही होगा, बस ये इनर सेल का डी जेड स्क्वायर होगा और ये आउटर सेल का डी जेड स्क्वायर होगा। दोनों का ज्योमेट्री सेम होता है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ही होता है। आप इसको ऐसे समझिए, रुकिए पेन से बना के दिखाते हैं, ठहरिएगा। ये देखिए दिखा रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, ये ऐसे करके दिख रहा है, देखिए ना, एकदम बिल्कुल वो वैसा ही बना रहे हैं। देखिए ये वाला जो लाइन है वो इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए रेड वाला लाइन है, और इधर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये है ना, और ऊपर और नीचे बच गए हैं। तो ऊपर के लिए देखिए एक पेन यहाँ पर रख दिए हैं, कैसे पकड़े इस पेन को हम, चलिए ऐसे पकड़ लेते हैं, और एक पेन को नीचे ऐसे पकड़ लेते हैं। रुकिएगा एक मिनट, थोड़ा सा अरेंज करके हम आपको दिखाते हैं। मार्कर जो है ना थोड़ा मोटा हो जाता है ना पकड़ने में, पेन रहता तो आराम से पकड़ा जाता। चलिए फिर भी देखिए, कोशिश किए हैं, देखिएगा, देखिए तो क्लियर हुआ क्या, इमेज क्लियर हुआ।
सर। देखिए ऐसे करके रखना है इसको, ऐसे करके देखिए, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, देखिए आ रहा है ना वो वैसे ही। तो ये बताइए कि ये जो ब्लैक वाला है वो आपकी तरफ जा रहा है कि आपसे दूर जा रहा है? दूर। और ये वाला किधर जा रहा है? आपकी तरफ जा रहा है फिर उधर जा रहा है? उधर, उधर सीधा जा रहा है। और ये वाला किसकी? राइट राइट से। और ये वाला मेरी तरफ ऐसे आ रहा है। ये किधर जा रहा है? ऊपर। और ये किधर जा रहा है? ये वाला पेन किधर जा रहा है? नीचे की तरफ। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। कौन सा ज्योमेट्री? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। अब पूछिएगा नहीं कि सर इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्यों बोलते हैं, नहीं पूछिएगा, हम ही बता देते हैं। ट्रायंगल का फॉर्म में है तो इस ज्योमेट्री का जो नाम है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है। और इसको ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पहले इसका जो बेस पकड़िए, बेस क्या है? प्लेन ट्राइंगल का है। ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये बेस है। तो ये जो तीनों मार्कर दिख रहा है ना वो एक प्लेन पर रहेगा, ठीक है। अब आप जरा से देखिएगा तो जैसे बोलेंगे जोड़ने वैसे ही जोड़ना, ठीक है। इस पेन से इस पेन की तरफ मूव कीजिए, ऐसे, रुकिए आपको ऐसे दिखाते हैं। इस पेन से इस पेन की तरफ मूव कीजिए, अब फिर ऐसे जाइए, अब फिर ऐसे आइए, फिर से एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है क्या? ट्रायंगुलर फेस दिख रहा है आपको? यहाँ से ऐसे जाना है, फिर ऐसे आना है, फिर ऐसे मिलाना है, ट्रायंगल बनेगा। यस सर। तो ये बताइए पिरामिड का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? ट्रायंगुलर ही होता है ना। आप देखें पिरामिड आप लोग कभी? आप देखिएगा इस तरह से एक, हाँ, तो इस तरह से जो है ना, इस तरह से आपको एक ट्रायंगुलर फेस बनेगा ऐसे। तो कितना फेस बनेगा बोलिए? देखिए एक फेस हुआ, दूसरा फेस हुआ, तीसरा फेस हुआ। तो एक पिरामिड ऊपर बना ना, एक फेस, दो फेस, तीन फेस, एक फेस, दो फेस और तीन फेस। तीन फेस ऊपर और तीन फेस कौन सा? नीचे। तो पिरामिड का जो है ना बेस कौन सा है? ट्रायगोनल बेस है, ठीक है ना। और ये जो इसका जो वॉल है वो तो जान पे करते हैं कि इसका जो, अरे क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर फेस ही होता है ना उसमें। तो एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे, अब बेस इसका कौन सा? ट्रायगोनल। तो इसलिए इसका ज्योमेट्री का नाम क्या लिखेंगे? ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री का नाम क्या लिखेंगे? ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। क्लियर हुआ ये बात? ये बात क्लियर हुआ कि ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो डी इन्वॉल्व हुआ है वो डी जेड स्क्वायर है। इसमें भी जो डी है वो डी जेड स्क्वायर है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हल्का फुल्का बात नहीं, इंपॉर्टेंट है ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी अभी शेप पर हम और आएंगे, अभी तो सिर्फ ऑर्बिटल का क्या बता रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्पेस में ओरिएंटेशन बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि s होगा प्लस पी एक्स होगा प्लस पी वाई होगा प्लस पी जेड होगा, अब प्लस साथ में कौन सा रहेगा? डी जेड स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कौन सा डी इन्वॉल्व हुआ है। यहाँ पर सबका क्या होगा? इंटरमिक्सिंग होगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा, इंटरमिक्सिंग। और इंटरमिक्सिंग के बाद क्या बनेगा? तो 5 बनेगा। कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए? 1 2 3 4 5। तो 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है प्योर, तो बनेगा भी कितना? हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना बनेगा? 5। एक हो गया, 2, इधर हो गया 3, फिर ये हो गया 4, और फिर ये हो गया कौन सा? 5। बोलिए कोई तकलीफ? अब स्पेस में हम बोले कि ये न्यूक्लियस तो एक ही होगा क्योंकि इंट्राएटॉमिक प्रोसेस है, ये 5वीं बार बोल चुके हैं। तो अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसे दिखाएंगे? तो ऐसे दिखाएंगे, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल मोड में दिखाएंगे ऐसे। ये देखिए, इसको ऐसे मिलाइएगा तो प्लेन ट्रायंगल आपको बना के दिखाना है, और एक लोब ऐसे ऊपर और दूसरा लोब आपको कौन सा? नीचे, ठीक है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बोलेंगे? sp3d। इसका भी कौन सा? sp3d। ये भी कौन सा? sp3d। सब sp3d, जितने सारे दिख रहे हैं 5 दिखेंगे आपको sp3d। बोले कोई तकलीफ? अब देखिए वही ज्योमेट्री आएगा, देखिए ना, ट्रायगोनल प्लेनर वाला ज्योमेट्री आएगा। देखिए देखिए तो आया, इसको ऐसे ऊपर कीजिए, रेड वाला लाइन को देखिएगा, रेड लाइन को देखिएगा, आया वही वाला ज्योमेट्री।
बोलिए इसमें कोई दिक्कत? इसमें इंपॉर्टेंट बात ये था कि ये जो डी इन्वॉल्व हुआ है कौन सा डी है, dz स्क्वायर। दूसरा ये कौन सा शेप लेगा, तो शेप आपको बता दिए कि ज्योमेट्री जो इसका होगा वो होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मिटा दे इसको। Yes, sir. अगला देखिए, अगला जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3d2, या फिर इसको लिख सकते हैं d2sp3। दोनों में फिर से वही बात, यदि sp के बाद आप d लिखे हैं तो इसका मतलब वो आउटर d हुआ, और इससे पहले लिखे हैं s और p से पहले लिखे हैं तो इनर d सबसे हुआ। अब इसमें देखिए dz स्क्वायर नहीं है, d2 है, sp3d2, ठीक है ना, sp3d2। तो इसके लिए देखिएगा एक s होगा और p कितना होगा, 3p होगा, px होगा, py होगा, और साथ में कौन सा होगा, pz। अब प्लस इसमें d कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। अब है कि 2 में से कौन कौन करेंगे, कैसे पता करेंगे, dx बाई z x z, ये सब हमारे पास टोटल 5d ऑर्बिटल्स हैं, तो उसमें से कौन सा d पार्टिसिपेट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कौन सा करेगा, एक करेगा dz स्क्वायर और दूसरा करेगा dx स्क्वायर y स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बोलिएगा सर आपको कैसे पता चला, तो पता हमको ऐसे चला कि यदि किसी मॉलिक्यूल में एटम का, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d2 है तो उसका जो ज्योमेट्री होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। कैसा ज्योमेट्री होता है, बोलिए कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम है स्क्वायर बाई पिरामिडल। कैसा नाम है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये कैसा ज्योमेट्री होता है, तो इधर देखिए, जैसे इसका जो आप बनाए थे, इसमें ट्रायंगुलर फेस बनाए थे ना, मतलब प्लेन जो था ट्रायंगुलर था, इसमें प्लेन किसका रहेगा, स्क्वायर का। यहाँ पर क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस से अटैच्ड यहाँ पर क्या रहेंगे, लोब रहेंगे, ऐसे लोब, हाइब्रिड ऑर्बिटल के लोब, ठीक। एक मिनट, बिल्कुल सेम है, बस अंतर ये है जैसे आप ट्रायगोनल बाय पिरामिडल देखे थे, ये भी वैसा ही है, बस इसका जो बेस है वो कौन सा है, स्क्वायर का है। बेस इसका कौन सा है, स्क्वायर का। देखिए कैसा स्क्वायर का है, रुकिएगा, देखिए देखिए, तो आपको स्क्वायर दिख रहा है क्या, देखिए तो स्क्वायर दिख रहा है, चलिए ऐसे दिखाते हैं, दिख रहा है स्क्वायर। बीच में न्यूक्लियस है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर रहेगा, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, बाकी बच गया 2। तो जो 2 रहेगा वो किधर रहेगा, एक रहेगा ऐसे आपकी तरफ, और दूसरा जो रहेगा किधर की तरफ रहेगा, आपसे दूर जाता हुआ, मतलब ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में। ये पेन दिख रहा है क्या आपको, ऐसे करके दिखाते, अब दिखा, किधर जा रहे हैं, दिख रहा है थोड़ा सा, यस सर। ये वाला सीन है ऐसे। तो आप बताइए, तो बेस जो बन रहा है ये बेस स्क्वायर का है, फिर देखिए तो फेस कैसा है, ट्रायंगुलर फेस ही है ना। ऐसे जो हम लोग आएंगे इस तरफ में तो कौन सा फेस बनेगा, ट्रायंगुलर फेस ही बनेगा। ये और ये कहाँ गया, ये वाला और ये वाला, इसको मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा, ट्रायंगुलर फेस मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर एक पिरामिड, नीचे फिर एक पिरामिड, किसकी वजह से, इसकी वजह से, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। अब बेस किसका, स्क्वायर का, तो इसका मतलब ज्योमेट्री कौन सा हो गया, स्क्वायर बाई पिरामिडल। कौन सा ज्योमेट्री हो गया, स्क्वायर बाई पिरामिडल, या इसी को पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्यों पढ़ते हैं, ऑक्टाहेड्रल इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें टोटल 8 फेस होंगे। ऑक्टा मतलब 8, और हेड्रल को रिलेट कर सकते हैं आप फेस से, इसमें टोटल जो ट्रायंगुलर फेस हैं वो टोटल ट्रायंगुलर फेस कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। 8 फेस नहीं रहेगा, 4 फेस ऊपर और 4 फेस नीचे। देखिए तो
4 फेस ऊपर और 4 फेस क्या नीचे। देखिए इधर, देखिए इधर काउंट कीजिएगा तो फेस देखिए तो एक फेस ऐसे होगा, एक फेस कैमरा में थोड़ा अलग दिखता है। एक फेस जो है ना, ये देखिए इस वाले पेन को इस वाले पेन से और इस वाले से मिलाइए तो ये एक फेस हुआ, फिर देखिए ये एक फेस होगा, फिर इधर एक फेस होगा, फिर एक फेस किधर होगा यहाँ पर। तो टोटल कितने फेस हुए, 4 फेस ऊपर और 4 ट्रायंगुलर फेस नीचे। तो टोटल ट्रायंगुलर फेस कितना हुआ 8। इसीलिए ज्योमेट्री का नाम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना है? इसमें बॉन्ड एंगल अलग अलग होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर जो देखिएगा वो 90 डिग्री का है सब, और ये वाला ऊपर और नीचे जो दिख रहा है वो भी 90 डिग्री का। मतलब इसके साथ इसका बॉन्ड 90 डिग्री का रहेगा, लेकिन इसका और इसके साथ में 180 डिग्री का रहेगा। समझ में, ये सब बताएंगे मोलिकुलर शेप जब आएगा ना तो उस समय बताएंगे, A to Z बात बताएंगे। बॉन्ड एंगल कितना कितना होगा, 90 डिग्री का कितना होगा, 180 डिग्री का कितना होगा, और कौन कौन से बॉन्ड एंगल हो सकते हैं, ये सब बात बताएंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ बता रहे हैं कि जो हमारे पास इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो वो किस तरह से न्यूक्लियस के अबाउट में अरेंज्ड रहेंगे 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो अरेंजमेंट कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। समझ में आया, बोलिए आया। सर कोई इसका एग्जांपल हो सकता है? बहुत एग्जांपल है। जैसे मान लो कि SF6 हो गया, आएंगे मॉलिक्यूल पर आएंगे, अभी तो हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का टाइप बता रहे हैं, बहुत डिटेल में आएंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक हमारा यही है कि हाइब्रिडाइजेशन एंड मॉलिक्यूलर शेप, ये सब ज्योमेट्री फिर से आएगा। ठीक है, तो SF6 में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो सल्फर का है वो sp3d2 है, और इसका ज्योमेट्री है आपको स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, मतलब जो सल्फर रहेगा बीच में और फ्लोरीन किधर रहेगा, यहाँ पर जहां जहां आपको कॉर्नर दिख रहा है, पॉइंट जो दिखा है वहां पर कौन रहेगा, फ्लोरीन, और सेंटर पे कौन रहेगा, सल्फर। ठीक है, तो आएंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल होगा जो इस तरह का ज्योमेट्री एक्वायर करेगा। ठीक, तो लोब के हिसाब से आप इसका फिगर बना लीजिएगा। नोट्स आपको मिल जाएगा, इसका ग्रुप में अपलोड कर देंगे आज। ये जैसे न्यूक्लियस है तो ये जो आपको ऑर्बिटल दिखा है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, sp3d2। sp3d2 ठीक है ना, ये D2sp3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसा रहेगा, इनर डी सेल या आउटर डी सब सेल उसके आधार पर। ये रहा एक लोब ऊपर और दूसरा लोब किधर रहेगा, ऐसे नीचे। समझ में आ गया, जितने सारे हैं इसमें सब के सब कौन से हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp3d2 सब। कोई बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें आप पूछे नहीं कि सर dz स्क्वायर और dx स्क्वायर बाई स्क्वायर का है लिए, dx बाई z xz क्यों नहीं लिए। तो आप इसमें देखिएगा हम क्या बोले थे कि यदि प्लेनर आ रहा है तो देखिए स्क्वायर बाई पिरामिडल, तो स्क्वायर प्लेनर होता है कि 3 डायमेंशनल होता है, प्लेनर होता है। तो प्लेनर भी और साथ में जेड एक्सिस के अलोंग भी है, देखिए पिरामिडल शेप है। ठीक है ना, तो जेड एक्सिस के अलोंग भी है हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन। तो इसका मतलब एक तो dz स्क्वायर जरूर होगा, और दूसरा स्क्वायर बाय पिरामिडल है, इसका मतलब स्क्वायर शेप यानी कि प्लेनर स्ट्रक्चर यानी dx स्क्वायर बाई स्क्वायर जरूर रहेगा। तो एक dz स्क्वायर रहेगा, दूसरा कौन सा रहेगा, dx स्क्वायर बाई स्क्वायर। ये आपको इंपॉर्टेंट है कि sp3d2 में ये जो d होते हैं कौन कौन से होते हैं। क्लियर हो गया, बोलिए क्लियर हो गया। सर स्क्वायर पिरामिड बनाना चाहिए। क्या बोले, यदि स्क्वायर पिरामिडल है तो यदि स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री है तो नहीं बोल रहा है। चलिए ठीक, अगला देखिए, अगला मेरा नेटवर्क ठीक नहीं है। आज सबका नेटवर्क इशू है क्या,
बहुत कम लोग आए हैं। अगला देखिए, अगला हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और ये लास्ट है जो आपको पढ़ना है, sp3d3। यदि 7, इससे पहले 6 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में, इस बार कितने करेंगे? 7। sp3d3, एक s 3p और 3d रहेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस कौन सा pz प्लस इस बार होगा dx बाई प्लस d बाई जेड और प्लस dxz। ये इंपॉर्टेंट है। अब आप इसमें बोले सर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ गया, बताएंगे, ये सब कहानी भी है। आप इसमें रखिएगा इसको, यदि 3d आ रहा है ना तो इसका मतलब ये dx बाई जेड और xz ही होगा। 2d आ रहा है तो उस केस में dz स्क्वायर dx स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा। 1d आ रहा है तो डिपेंड करता है कि ज्योमेट्री कौन सा है। स्क्वायर प्लेनर है तो dx स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा, और यदि पिरामिडल शेप में जा रहा है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप में जा रहा है तो फिर dz स्क्वायर होगा। देखिए एक रफ फिगर बनाते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक। एक पेंटागन बनाना है, हालांकि ये करेक्ट फिगर नहीं है पेंटागन का, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है इसको। ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे, ऐसे और ऐसे, कितने बने? 5। एक रहेगा ऊपर, दूसरा रहेगा कौन सा? नीचे। जैसे स्क्वायर बन रहा था ना, मतलब फिगर बना देते हैं कैसे है। ये ऑर्बिटल दिखाए, इसको ज्योमेट्री के रूप में दिखाते हैं। बीच में न्यूक्लियस रहेगा, एक ऐसे रहेगा, दूसरा ऐसे रहेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक ऊपर और एक नीचे। समझ में आ गया? बोले समझ में आ गया कि किस तरीके से 7 ऑर्बिटल्स का, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट एक न्यूक्लियस के अराउंड में होगा। बोले समझ में आ गया ये बात? सबका नेटवर्क आज गायब है। चलिए ठीक है, रहने दीजिए यहीं तक, गायब है सब, कोई है ही नहीं तो आज बार यहीं रहने दीजिए, कल से देखते हैं। सर कीटोस शुगर वाला बता हाँ दीजिए। आज हम पक्का आपको बता देंगे, ठीक। ठीक है। Record